हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं सीरीज लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम उसको। ओके, और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और हम देखेंगे कि अलग अलग चार्ज के कारण उस पर फोर्स कैसे लगता है। जैसे हमने बात की है कि दो चार्जेस के बीच में तो कूलम्ब्स लॉ को आप लगा सकते हैं, लेकिन कूलम्ब्स लॉ को अगर दो से ज्यादा चार्जेस के ऊपर कैसे हम लगाएंगे ये भी हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोलते हैं, इन सभी टॉपिकों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले का हम थोड़ा रिकैप करते हैं। देखो, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, ये हमारे पास है Q1 और ये हमारे पास है चार्ज Q2 और इन दोनों का डिस्टेंस है R, तो आप क्या बोलते हैं इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा। तो फोर्स होता है आपका K Q1 Q2 अपॉन K1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, और अगर हम बात करते हैं आपके पास K क्या होता है, तो K होता है आपके पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, और अगर हम बात करते हैं, देखो इस पूरी की आपकी वैल्यू क्या बताई थी कि जो हमने बोला था कि आपके पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसकी हमने वैल्यू बताई थी 9 × 10⁻⁹ ठीक है। पर ये वैल्यू होगी कब आपके पास, जब एप्सिलॉन नॉट, आपको पहले ये समझना होगा। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, अरे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये क्या होता है समझो, आप जो भी चार्जेस रख रहे हैं वो किस मीडियम में रख रहे हैं वो आप पर डिपेंड करेगा के पे। मतलब जो आपके पास है के, वो किस पर डिपेंड करेगा, आप जो दो चार्जेस रख रहे हैं वो कहां पर रख रहे हैं। आप उसको पानी में रख रहे हैं, आप उसको कहां पर ऑयल में रख रहे हैं, या फिर हवा में रख रहे हैं, या फिर वैक्यूम में रख रहे हैं, कहां पर रख रहे हैं, उनको कहां पर रखकर ये फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है के पर, और के पर कहां पर, एप्सिलॉन नॉट पर। ठीक है, तो जब भी आप बात करते हैं कि ये आपका वैक्यूम में रहेगा या फिर फ्री स्पेस में रहेगा, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम है ना, जब भी एयर में बात करते हो तो उसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग रहती है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ऑयल में आपको रखकर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, फिर के की वैल्यू ये ना होकर आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर हम बात करते हैं कि वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू क्या हो जाता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये तो आपकी वैल्यू होती है फ्री स्पेस में। ठीक है, तो जब आपकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो, फिर पाई की वैल्यू पुट करते हो, 4 से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके आप 1 में डिवाइड देते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आती है 9 इंटू 10⁻⁹, जो कि किसमें है बेटा, फ्री स्पेस में। मतलब जो भी आप दो चार्ज रख रहे हो, वो दो चार्ज अगर आपने वैक्यूम में रखे हैं, ठीक है, तो वैक्यूम में रखे हैं या फिर एयर में रखे हैं, तो आपके पास क्या होगी वैल्यू हमेशा की 9 इंटू 10⁹। ठीक है, अगर वो वैक्यूम में नहीं है तो आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको वो पेपर में देगा, या फिर जहां पर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहां पर ये बताएगा कि अगर हमने ऑयल में रख दिया है तो उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, आपने पानी में रख दिया है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो फिर वहां से आपको के की वैल्यू ये ना रखकर आपको चेंज कर जो भी आपने वैल्यू दी है वहां पर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू देगा उसको यहाँ पर रखना है और फिर के की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ हमारे पास होता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू अगर वैक्यूम दिया है तो आपके पास क्या होगा 9 into 10⁻⁹। अगर उन्होंने वैक्यूम नहीं दे रखा है, कोई सा मीडियम दे रखा है, तो मीडियम के लिए आपको वो वैल्यू अलग से देगा जो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर फॉर्मूला में रखकर। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ। देखो, अब बात क्या होता है कि आपके पास फोर्स कैसा है, फोर्स कैसा है, फोर्स हमारे पास होती है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप ये सब वैल्यू पुट करोगे तो ये हमको क्या, देखो वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो और उसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, तो जिसके पास भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर। लेकिन जो हमने फोर्स निकाला है कूलम्ब्स लॉ का, ये हमको क्या दे रहा है, ये डायरेक्शन भी बता रहा है और डायरेक्शन के साथ साथ ये हमें क्या मैग्नीट्यूड भी दे रहा है। तो ये देखते हैं, देखो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू कुछ है, ठीक है, Q1 के पास भी आपके पास कुछ वैल्यू रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा Q का, Q1 का, इसी टाइप से Q2 का रहेगा, इसी टाइप से R लेंथ है तो उसका भी कुछ रहेगा। तो मतलब जब आप इन सभी वैल्यू को पुट करोगे तो जो फोर्स आपको मिलेगा वो सिर्फ आपको क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। क्या देगा, मैग्नीट्यूड। तो जब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की, तो कूलम्ब्स लॉ में आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन नहीं मिल रही। जबकि हमारे पास क्या होता है, फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन इस वाले जो फॉर्मूले है उससे हमको क्या नहीं मिल रहा, डायरेक्शन नहीं मिल रहा। इसलिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, इसलिए हमको जरूरत पड़ी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन भी देगा और इसकी मैग्नीट्यूड तो आपको मिलेगा ही कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो हमारे पास क्या है हेडिंग, आज की हेडिंग हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको ये समझना होगा कि जो आपने कूलम्ब्स लॉ लिया है इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। अगर आपको डायरेक्शन भी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करेंगे फिर।
ओके स्टूडेंट्स, तो आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इसमें सबसे पहला क्या है आपके पास कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हमको क्या देखना है, कूलम्स लॉ क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, देखो हमारे पास क्या है, एक चार्ज ये हमारे पास है Q1 और एक मैंने बोल दिया कि हमारे पास चार्ज है एक Q2, ठीक है। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, इनकी क्या बात है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला कि जो आपके पास चार्ज Q1 है वो भी पॉजिटिव है और चार्ज Q2 है वो भी आपके पास कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, इसके बाद में इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपके पास R, कितना है R, ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर बात क्या होता है कि जब भी आप दो चार्जेस को रखोगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि हमने दोनों चार्ज कैसे ले रहे हैं, सेम। अगर हमने दोनों चार्ज सेम ले रखे हैं तो इन पर फोर्स भी कैसा लगेगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो आपके पास चार्ज Q2 है जिस पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, चार्ज Q1 के कारण, तो वो कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव तो लग ही नहीं सकता क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो दोनों एक जैसे हैं तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब रिपेल चार्ज लगेगा, रिपल फोर्स लगेगा। तो क्या हो जाएगा, मैंने बोल दिया कि जो चार्ज Q2 है उस पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, चार्ज Q1 के कारण। तो वो कैसे लग रहा है, हमने बोल दिया कि फोर्स आपके पास लग रहा है किस पर, सेकंड वाले चार्ज पर, ठीक है। तो फोर्स आपके पास लग रहा है सेकंड वाले चार्ज पर किसके कारण, फर्स्ट वाले चार्ज के कारण। ओके, तो ये हमने बोल दिया कि ये डायरेक्शन है। F21 आपके पास क्या है कि जो आपके पास फोर्स है जो किस पर लग रहा है, चार्ज 2 पर लग रहा है किसके कारण, चार्ज Q1 के कारण। इसी टाइप से चार्ज Q1 पर भी एक फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और वो कितना रहेगा, F। जो फोर्स लग रहा है वो किस पर लग रहा है, फर्स्ट वाली चार्ज पर, किस चार्ज के कारण, सेकंड वाली चार्ज के कारण। और ये हमारा क्या हो जाएगा, F12। तो सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं कि F12 और F21 है हमारे पास क्या, तो F21। ओके, तो फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 2, क्या लिख रहा हूं यार, ड्यू टू चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2। ओके, इजी। देखो तो आपके पास क्या है, F21 है, F21 आपके पास क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो मतलब आपके पास क्या हो रहा है इसका कि जो भी चार्ज पर फोर्स लग रहा है, कौन से चार्ज पर, सेकंड वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, Q1 चार्ज के कारण लग रहा है। इसी टाइप से आपके पास F12 क्या हो जाएगा, F12 तो किस पर फोर्स लग रहा है, फर्स्ट वाले चार्ज पर, किसके कारण लग रहा है, सेकंड वाले पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, Q2 चार्ज के कारण इस पर फोर्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया कि अगर हमारे पास ये डिस्टेंस R है तो हम इसका एक डायरेक्शन भी वेक्टर ले लेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर ले लेंगे। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R है तो इनका एक कैप भी ले लीजिए, मतलब डायरेक्शन बताने वाला। तो ये मैंने क्या बोल दिया कि R कैप है। R कैप मतलब ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। ओके, तो यूनिट वेक्टर कैसे बताया मैंने, R कैप, जो कि हमारे कैसे किस डायरेक्शन में, Q1 से Q2 की डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, R कैप है, क्या है, R कैप है, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि जो चार्ज Q2 पर फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, चार्ज Q1 के कारण, और किस डायरेक्शन में लगेगा, R की अलोंग लगेगा। मतलब जो चार्ज Q1 इस पर फोर्स लगाएगा वो कैसे लगाएगा, इससे दूर की साइड, तो वो दूर की साइड कैसे जा रहा है, R कैप के अलोंग, मतलब R कैप के साथ साथ। और जब जो Q2 चार्ज है वो जो इस पर फोर्स लगाएगा Q1 चार्ज पर, वो कैसे लगेगा, R1 की जो R कैप आपका डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q2। अब ये हम यहाँ पर फोर्स लिखेंगे सेकंड वाली चार्ज पर, ठीक है। तो जब भी दो बॉडी आपके पास होती है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं आप कूलम्ब्स लॉ से। वो क्या होता है आपके पास K, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये सेकंड वाले चार्ज पर फोर्स लग रहा है फर्स्ट वाले चार्ज के कारण। ओके, तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, आर कैप के अलोंग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर कैप, इस टाइप से, ठीक है। इसी टाइप से हम किस में देखेंगे, F12 पर, F12, ठीक है। तो F12 पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमारे पास R कैप है, लेकिन हमारे पास जो सेकंड जो फर्स्ट वाला चार्ज है वो कैसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस ऑफ R कैप, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि R माइनस का है, इसको बाहर लिख सकते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये R कैप। और ये हमारे पास जो माइनस था वो मैं कहां पर लेके आ गया, बाहर, ठीक है। अब ये देखो टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास F21 की। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि
12 है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ, ये पूरी वैल्यू किसकी है, ये पूरी वैल्यू है हमारे पास F21 की। ये हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म है किसका, कूलम्ब्स लॉ का। इसमें होता क्या है आपके पास, समझो कि जितना चार्ज Q2 पर Q1 के कारण लग रहा है, उतना ही चार्ज Q1 पर लगेगा Q2 चार्ज के कारण। यही हमारा क्या होता है, वेक्टर फॉर्म, जिसमें आप क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है, आर कैप एक्स्ट्रा आया ना, ये आर कैप क्यों आया, क्योंकि ये डायरेक्शन को बताता है। तो अब ये आप जाकर जो आपके पास जो फोर्स आया, अब वो कैसा आया, टोटल कंप्लीट फोर्स आया, जिसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है और इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी है। ओके, तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या है हमारे पास टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमारे पास ईएसपी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। ओके, तो इसमें आपको समझना क्या होता है कि देखो, अभी तक हम बात क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक हमारे पास है चार्ज Q2, इन दोनों के बाद में फोर्स लगता है, तो वो कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। इनकी डायरेक्शन आप किससे निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म से निकालते हैं। और जो हमने लास्ट में निकाला था F12 इक्वल में F21, जो कि माइनस में आया था, वो आपके पास क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ था ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स उतना लग रहा था, उधर ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, मतलब जितना फोर्स इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, तभी तो माइनस आया था। दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के कारण वहां पर माइनस आया था। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखो मैंने क्या बोला है कि हमारे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है। ओके, तो इस पर हमको क्या देखना है कि इस जो चार्ज है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये चार्ज Q1 है, एक हमारे पास चार्ज होगा Q2, जिस पर इन दोनों के कारण फोर्स लगता है। वो फोर्स हम कैसे निकालते हैं, वो हमने कूलम्ब्स लॉ से सीख लिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एक चार्ज हमारे पास है Q1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पर अलग अलग चार्ज रखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि Q2, तो जो Q2 चार्ज है, इस पर कुछ फोर्स लगाएगा Q1 चार्ज पर, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया कि हमारा फोर्स कैसा चार्ज लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ये चार्ज पर, यानी कि जो चार्ज है Q1 उस पर फोर्स लगा रहा है। और वो फोर्स कितना है हमारे पास, F किस पर लग रहा है, Q1 पर, किसके कारण लग रहा है, सेकंड वाले के कारण लग रहा है, तो F12, ठीक है। और ये हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, R किस पर लग रहा है, 12, ठीक है, R12, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा R12, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसी टाइप से मैंने एक और चार्ज ले लिया Q3, तो Q3 पे इस पर फोर्स लगाएगा, तो वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। मैंने क्या बोल दिया, F किस चार्ज पर, 1 पर, किसके कारण, थर्ड फोर्स के कारण, मतलब तीसरी चार्ज के कारण, ठीक है। इसी टाइप से मैंने एक और ले लिया चार्ज Q4, Q4 भी इस वाले पॉइंट पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसी के अलोंग, मतलब जो आपके पास लाइन है ना, लाइन जॉइनिंग, इसी के अलोंग, ठीक है। तो कितना लगाएगा, F फर्स्ट पर लगेगा, फोर्थ चार्ज के कारण इतना, ठीक है, F। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और हम चार्ज लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि एक और चार्ज ले लिया मैंने Q5। अगर मैं Q5 चार्ज लेता हूं तो Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, F फर्स्ट वाली चार्ज पर, फिफ्थ वाली चार्ज के कारण, ठीक है। और इनका ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R12, ये कितना हो जाएगा, R13, ये कितना हो जाएगा, R14, ये कितना हो जाएगा, R15। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया। जैसे अपने सिंपल डिस्टेंस R बताया था, यहाँ पर आप पॉइंट पर बता रहे हो, फर्स्ट से सेकंड वाले पॉइंट पे, फर्स्ट से थर्ड वाले, फर्स्ट से फोर्थ, फर्स्ट से फिफ्थ, इन दोनों का डिस्टेंस कैसे लिखा, R12, R13, R14, R15, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया, इनका डिस्टेंस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो चार्ज Q1 है, उस पर टोटल चार्ज कितना आया है, मतलब अभी तक हम क्या देख रहे थे, Q1 और Q2 के बीच में फोर्स, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, Q1 पर आपको फोर्स निकालना है अलग अलग चार्जेस के कारण, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो आपके पास जो चार्जेस यानी जो फोर्स लगेगा किस पर, फर्स्ट वाले चार्ज पर, आप उसको कैसे निकालोगे, जो भी चार्जेस पर फोर्स लग रहा है, मतलब इसने जितना फोर्स लगाया, इसने लगाया, इसने लगाया, इसने लगाया, जितना टोटल फोर्स है उन सभी को ऐड कर दो। तो ऐड कैसे करेंगे, फोर्स सबसे पहले किसने लगाया था, F12 प्लस फोर्स 13 प्लस F14 प्लस F15, जो भी फोर्स फर्स्ट चार्ज पर लगाया था सेकंड वाले चार्ज के कारण, जो भी फर्स्ट वाले चार्ज पर फोर्स लगाया था थर्ड वाले चार्ज के कारण, फोर्थ वाले चार्ज के कारण और फिफ्थ वाले चार्ज के कारण। तो अगर आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो फोर्स ए पर लग रहा है उसको, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हम दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स लगाते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं देखो, F12। तो F12 आप कैसे निकालोगे, F12 कैसे निकालेंगे हम, देखो F12 निकालेंगे के किस किस पर चार्ज लग रहा है, देखो आपके पास Q1 है और Q2 है, ठीक है। तो चार्ज कौन सा है, K Q1 Q2 अपॉन, अब डिस्टेंस कितना है इसका, R12, कितना है, R12, R12 का स्क्वायर।
अब कौन सी डायरेक्शन है, अब ये हम डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं, r12 है, तो इसी का कैप बना देंगे, तो कैप कैसे बनाएंगे, r12 मतलब किसके कारण, r12 इस डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 13, अब 13 कैसे निकालेंगे, के Q1 कौन से चार्ज लेंगे, Q3 चार्ज लेंगे, Q1 पर लग रहा है Q3 के कारण, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, r13 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस आप r कैप कैसे लिखोगे, r13 का कैप, इस टाइप से आप लिखोगे इसको, ठीक है। अब किसको देखेंगे हम, F14, F14 कैसे निकालेंगे, के Q1 और कौन सा चार्ज आएगा, Q4 चार्ज आएगा, इनका डिस्टेंस r14, इसका होल स्क्वायर, कौन सा कैप, r14 कैप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स फर्स्ट पर किसके कारण, फिफ्थ वाले चार्ज के कारण, तो क्या आएगा, के Q1 कौन सा चार्ज, Q फिफ्थ वाला चार्ज, इसके बाद डिस्टेंस कितना आ जाएगा, r15 का होल स्क्वायर, कैप कौन सा आ जाएगा, r15, ये आपका पास क्या हो जाएगा, कैप, ठीक है। तो ये आप इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन कैसे लिखा मैंने, दो भी जो भी आप चार्ज ले रहे हो, मतलब मैंने यहाँ पर Q1 लिया और ये Q2 लिया, तो सबसे पहले लिखेंगे Q1 Q2, अब इनका डिस्टेंस कितना है, r12, तो मैंने लिख दिया r12 का स्क्वायर, और यहाँ पर कैप कौन सा हो जाएगा, r12 का कैप, मतलब जो हमारे पास डिस्टेंस है इधर ही हम ले रहे हैं फोर्स को, तो इसी डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर को लेंगे। यूनिट वेक्टर आप सिंपल ये समझो कि जो भी लेंथ है आपके पास उसी की डायरेक्शन में आप ले लो, मतलब जो चार्ज इस पर इसके कारण लग रहा है तो इसी की डायरेक्शन हमने लिया, जैसे फोर्स लिया ना 1 2, इसी टाइप में आपने आर ले लिया 1 2, ठीक है। इसी टाइप में आपने क्या लिया, r13 r14 r15, r13 r14 और r15, ठीक है। यहाँ पर Q1 आ गया, किस चार्ज पर देख रहे थे, थर्ड, तो ये थर्ड आ गया, किस पर देख रहे थे, फोर्थ, तो फोर्थ आ गया, किस पर देख रहे थे, फिफ्थ, तो फिफ्थ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी चार्जेस को क्या करेंगे, ऐड, तो हमारे पास जो फोर्स है वो यहाँ पर किस पर आ जाएगा, फर्स्ट वाले चार्ज पर आ जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि जो भी आपको चार्ज लेना होता है, जिस पर भी आपको चार्ज पर फोर्स निकालना है, तो आप क्या करते हो कि डायरेक्ट आप के तो लिखते ही हो, इसके बाद किस चार्ज पर निकालना है, Q1, यहाँ पर जो चार्ज लेते हो जिस पर आपको, जिसके कारण आप निकाल रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर उसका डिस्टेंस हो जाता है और यहाँ पर उसका क्या हो जाता है, कैप हो जाता है, ठीक है। अब ये तो हमने कितने चार्ज के लिए देख लिया, 1 2 3 4, टोटल आपके पास कितने चार्ज थे, ये 4 थे, और इस पर आप निकाल रहे थे, इसी टाइप से कितने भी ले लो, कितने भी ले लो, मतलब आप क्या बोलोगे कि मैंने Qn ले लिया, नंबर ऑफ चार्जेस n, मतलब जैसे हमने 5 निकाला, 6 निकाला, 7, आप जितना लेना चाहे उतना ले सकते हो, ठीक है। तो इसके कारण भी फोर्स क्या हो जाएगा इस पर, ये हमारे पास ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, r किस पर, 1 पर, और ये कौन सा, n, ठीक है। n जो भी नंबर आप लेना चाहते हो, जैसे मैंने 5 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, अब जिस भी नंबर पर निकालना चाहो उस पर नंबर, ठीक है। और ये आपका फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में, f फर्स्ट वाले चार्ज पर, कौन से चार्ज के कारण, nth चार्ज के कारण, ठीक है, मतलब जो भी आप चार्ज निकालना चाहते हो। अब मैं आपको ये क्यों लिख रहा हूँ, देखो जैसे आपसे पूछ लिया कि फिफ्थ वाले चार्ज के कारण, तो आप डायरेक्ट तो ऐसे निकालोगे नहीं, आप क्या करोगे, डायरेक्ट कौन सा, r1n, कौन सा चार्ज, फिफ्थ वाला चार्ज, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 लिख दोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, r1, यहाँ पर n की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आएगा, जितना भी आपको निकालना है वहां पर आप ये वैल्यू पुट करते चलोगे। तो हम इसका एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, कोई सा भी चार्ज आपसे अगर पूछना चाहे, मतलब 3 चार्ज के कारण, 4 चार्ज के कारण, तो डायरेक्ट आप 1 2 1 3 1 4 5 ऐसे लिखते चलोगे, और उनका फिर एडिशन करके आप क्या निकाल सकते हो, आंसर, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे और बढ़ाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस, ठीक है। अब 1 5 के निकालने के कारण अब इस पर एक और फोर्स आ गया, 1 कौन से चार्ज के कारण, n चार्ज के कारण, तो ये आपका क्या हो जाएगा, F1n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को टोटल ऐड करेंगे, तो टोटल ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, देखो F इक्वल में, सबसे पहले हमने देखा था कि चार्ज 2 पर, 2 के कारण फर्स्ट पर कितना फोर्स आया था, फोर्स हमने देखा था K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या था, R12 का कैप, प्लस से अब थर्ड वाले चार्ज के कारण कितना था फोर्स, K Q1 अपॉन Q1 Q3 अपॉन में R13 का होल स्क्वायर, और कैप आ जाएगा R13, प्लस अब 1 4 पर कैसे निकाला था, K Q1 Q4 अपॉन में क्या आ जाएगा, R14 का होल स्क्वायर, और ये R14 का कैप, प्लस अब R15 कैसे निकालेंगे, तो K Q1 Q5 अपॉन में R15 का होल स्क्वायर, और कैप कौन सा, R15, ये कैप आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम n के लिए निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, K Q1, अब किसका चार्ज के कारण ये तो पता नहीं है, जो भी आप नंबर लेना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, Qn, जैसे आपको पता था सेकंड वाला चार्ज, थर्ड वाला चार्ज, फोर्थ वाला चार्ज, यहाँ पर हमको n पता ही नहीं है, तो n पता नहीं मतलब nth चार्ज के लिए तो n लिख दिया हमने, ठीक है, R1, और यहाँ पर क्या लिखोगे, n, इसका होल स्क्वायर अपॉन में R1n का कैप,
ये हमने क्या लिख दिया, टोटल इसको लिख दिया। अब हम इसको ऐड करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको भी रब करूंगा फिर, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे सॉल्व करते हैं। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन क्या थी, हमारे पास फोर्स था, टोटल फोर्स जो हम निकाल रहे थे क्या था कि Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज के कारण फोर्स अपॉन में R12 का होल स्क्वायर और ये R12 कैप प्लस के Q1 Q3 अपॉन में R13 का होल स्क्वायर और R13 का कैप प्लस के Q1 Q4 अपॉन R14 का होल स्क्वायर और R14 का कैप प्लस और कौन सा था 5 के Q1 Q5 अपॉन R15 का होल स्क्वायर और R15 का कैप प्लस एक nth चार्ज के लिया था, वो क्या था हमारे पास के Q1 Qn अपॉन में R1n का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा R1n का कैप। ठीक है, ओके। अब जो भी हमारे पास जो कॉमन निकाला है उसको हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो F इक्वल में देखो मैं K की वैल्यू लिख सकता हूँ या फिर हम K को डायरेक्ट हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पर भी K है, हर एक में K है कि नहीं है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, K को कांस्टेंट यानी K को हम क्या निकालेंगे बाहर। ठीक है, कॉमन निकाल दिया K को। और हमारे पास है Q1 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 और Q1, तो Q1 भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है Q2 अपन में R12 का होल स्क्वायर और ये R12 कैप प्लस Q3 बचा है यहाँ पर R13 का होल स्क्वायर और R13 का कैप प्लस Q4 अपॉन R14 का होल स्क्वायर और R14 का कैप प्लस Q5 अपॉन R15 का होल स्क्वायर और R15 का कैप प्लस Qn अपॉन में R1n का होल स्क्वायर और R1n का कैप। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया, अभी इसका क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। अब इसका हमको क्या करना है, सम करना है, क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो F इक्वल में कि आपके पास ये रहा, Q1 आपके पास ये रहा। ठीक है, समझो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं 2 3 4 5 और यहाँ पर जितने भी नंबर आपको लिखना है वो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आप सम करोगे। ठीक है, सम करोगे Q1 चार्ज का। ठीक है, अब यहाँ पर Q1 चार्ज में सॉरी Q1 चार्ज नहीं, मतलब जो भी आप चार्ज लेना चाहते हो, तो आपकी जो I की वैल्यू रहेगी, जो I की वैल्यू रहेगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, सेकंड वाले चार्ज से। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सभी का ऐड कर रहा हूँ। अब ऐड कैसे करेंगे वो समझो आप, कि यहाँ पर स्टार्ट कितने से हो रहा है, सेकंड वाले चार्ज से, सेकंड वाले चार्ज से हो रहा है। ठीक है, तो आपकी I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, सेकंड वाले चार्ज से होगी। तो ये हमने क्या लिख दिया, QI, क्यू आई। अब क्यू यहाँ पर रहेगा, आई आपकी क्या रहने वाला है 2, तो 2। ठीक है, अपॉन आर। अब देखो यहाँ पर R1 है, R1 है, R1 है, R1 है, R1 है, मतलब R1 तो आपके पास सभी के पास है, तो R1 तो रहेगा। अब क्या चेंज हो रहा है हमारे पास, 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आई, क्या लिखूंगा, आई, क्या लिखूंगा, आई। ठीक है, और ये हमारे पास स्क्वायर सब में है, तो स्क्वायर में मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। देखो हमारे पास क्या जाएगा, क्यू आई अपॉन आर का स्क्वायर और ये हमारे क्या पास आएगा 1 और ये आ गया हमारे पास आई। ठीक है, 1 हमारे पास हमेशा रहेगा क्योंकि सब में 1 1 है। आई हमारे पास जो भी आप लोगे वो आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको और समझाऊंगा। देखो ये हमारे पास आर कैप हो जाएगा और ये 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा एन। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। जिस भी चार्ज की जितने भी चार्ज आप लोगे उन सभी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। अब समझो कैसे निकाला मैंने, कि आपके पास सेम टू सेम है, Q1 आपके पास ये रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया कि सेकंड वाले चार्ज से आप कितने तक ले जाओगे, आई इक्वल में एन तक, ये भी समझाऊंगा मैं। देखो तो सबसे पहले मैंने बोला कि सेकंड वाले चार्ज पे निकालेंगे, तो आई की जगह पे आप कितना लिखोगे, सेकंड। यहाँ पर भी कितना जाएगा, सेकंड। यहाँ पर भी कितना जाएगा, सेकंड। तो देखो ये वाला आपको मिल जाएगा, मिलेगा। ठीक है, फिर आप कितना रखेंगे, 3, तो यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, तो ये मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप 4 रखोगे तो कौन सा मिल जाएगा, ये वाला टर्म मिल जाएगा। जैसे ही आप इसमें आई की जगह पे 5 रखोगे तो ये मिल जाएगा। जैसे ही आप आई की जगह पर एन लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये। अब जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस उन्होंने बोल दिया, 5 नंबर ऑफ चार्जेस के कारण जो भी फोर्स आपको दिया है, यानी किसी भी चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, जो भी वैल्यू 2 से लेकर आप कहां तक निकाल दोगे, 5 तक, उन सभी का मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो, आंसर। ये हमारे पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया जिसके कारण आप क्या कर निकाल सकते हो, मल्टीपल चार्जेस के कारण फोर्स निकाल सकते हो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर। ठीक है, देखो मैं इसको और ओपन आपको करके बता सकता हूँ इसको। जैसे मैंने बोल दिया कि 2 चार्जेस आपको लेना है, 2 और 3। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, के Q1 समेशन ऑफ आई इक्वल में 2 और आई इक्वल में कितने तक लिखना है, जैसे 4 तक लिखना है तो आप क्या लिख दोगे, 4।
ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा QI अपॉन में R1I और स्क्वायर और R1I और ये आपके पास कैप। बस अब आपको वैल्यू पुट करना है कि Q1 ऐसा कैसा रखते हैं। सबसे पहले कितना रखना है 2, तो Q2 अपॉन में R12 का होल स्क्वायर और ये R12 का कैप प्लस अब कितना लिखेंगे 2 से आगे चलेंगे कहाँ तक चलना है 4 तक, तो फिर Q3 के लिए लिखेंगे Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा R13 का कैप प्लस 4 तक जाना है तो Q4 अपॉन में R14 का स्क्वायर और ये R14 का कैप, ये हमने निकाल दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 के कारण आ गया 1 2 3 4 जितना भी आपको निकालना है उतने चार्जेस के लिए आप निकाल सकते हो। बस वैलिड आपको ये रखना है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आप वैल्यू को पुट करोगे जितने भी चार्जेस की बोला है उसने, मतलब हमने कहाँ से लिखा है फर्स्ट वाला चार्ज हो जाएगा, सेकंड वाला चार्ज हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ के लिए निकालोगे एक और फिफ्थ आपके पास अभी आगे निकलेगा। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं इसका पोजीशन किसी पर भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो एक टाइप का एक रीजन होता है जिसमें आप क्या करोगे दूसरा चार्ज लाओगे तो वो उस पर एक फोर्स लगाएगा, उस पूरे चार्ज को जो भी हमारे पास पूरा रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज वुड फील फोर्स। समझो इसमें ये होता क्या है कि आपके पास एक चार्ज रहता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है, कोई बॉडी है, जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, Q1 बोल दिया या फिर क्यू बोल दो आप, सिंपल एक चार्ज हमारे पास Q, ठीक है, तो इसका एक एरिया रहेगा, जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इस चार्ज का एरिया हो गया, ठीक है। अगर इस एरिया में अगर मैं क्या करता हूँ कोई सा भी चार्ज लाता हूँ बाहर से, जैसे मैंने बोल दिया कि Q नॉट में चार्ज यहाँ पर लाया, Q नॉट मतलब एक पॉइंट चार्ज अगर मैं यहाँ पर लाया तो ये पॉइंट चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ओके। तो वो फोर्स कैसा हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी फोर्स हो सकता है। तो यही बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक रीजन है जहां पर क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल आप लाते हो तो वो क्या करता है ऑब्जेक्ट पर क्या करता है एक फोर्स लगाता है, वो फोर्स कैसा होता है अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी फोर्स होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात समझो कि अगर मेरे को किसी भी जगह पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब आपने ये तो समझ लिया कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उसके चारों तरफ एक फील्ड पाई जाती है, यहाँ पर अगर आप दूसरा चार्ज लाते हो तो वो उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ कि जो ये चार्ज Q है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। अब मैंने बोला कि मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। अगर मेरे को इस फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो कैसे निकालूंगा, मैं इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू तो वो कैसे निकालूंगा, मतलब अब मेरे को ये देखना है कि अगर मेरे पास अगर चार्ज है उसके कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को किसी भी पॉइंट पर निकालना है तो मैं वो कैसे निकालूंगा, ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई सा भी चार्ज रहेगा तो उसके कारण आपको क्या बताना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पर कितना है, मतलब किसी भी पॉइंट पर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है, मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मतलब जहाँ पर भी आपको पॉइंट देगा उस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए बेसिकली आपको एक फॉर्मूला चाहिए होता है, वही हम फॉर्मूला यहाँ पर आप ड्राइव करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज डिफाइंड एज अ फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस एट दैट पॉइंट। समझो इसमें होता क्या है, आपके पास क्या हमारे पास क्या एक चार्ज है, मैंने बोल दिया कि आपके पास क्यू चार्ज है, ओके। तो अगर ये चार्ज है तो इसके पास क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, रीजन रहेगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है, मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास एक बाउंड्री है, यहाँ तक इसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास एक चार्ज है, कैसा टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं आप इसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, मतलब कि आपके पास कि एक आपने छोटा सा चार्ज लेकर आए यहाँ पर क्यू नॉट, जब आप इस चार्ज को यहाँ पर लेकर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उस पर एक फोर्स लगाएगी और वो फोर्स कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको ये तो पता है कि इस पर एक फोर्स लगेगा, ओके। तो अगर हमने बोल दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, बाहर की ओर हमारा क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है, ओके। और मैंने क्या बोल दिया कि हमारे पास चार्ज Q है और यहाँ पर चार्ज हमने रखा है, पॉइंट किया है, उसका डिस्टेंस कितना है, R है, कितना है, R है। तो आपसे क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो फोर्स रहेगा वो फोर्स कितना रहेगा, देखो तो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो कितना फोर्स लगेगा इस पर, देखो तो सबसे पहली बात तो ये देखो कि आपके पास चार्ज कौन सा है, तो Q नॉट चार्ज है।
ओके। और यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? देखो अगर आपके पास ये चार्ज Q है, जो सोर्स चार्ज है आपके पास, सोर्स चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? और क्या इस पॉइंट पर कौन सा चार्ज आपने रखा है? तो फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो आप? E और क्या लिख सकते हो? Q नॉट। मतलब आप डायरेक्ट फोर्स को कैसे लिख सकते हो? कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मल्टीप्लाई में जो आपके पास टेस्ट चार्ज है, मतलब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं जिसको, तो ओके। तो किसी भी जगह पर आपको फोर्स, जैसे यहाँ पर मेरे को फोर्स निकालना था, तो फोर्स मैंने कैसे निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, ठीक है। चार्ज कौन सा रखा है, Q। तो फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और ये मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, फोर्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब किसी भी जगह पर आपको फोर्स निकालना है तो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में और जो भी चार्ज पर आप देख रहे हो उस चार्ज को, जैसे अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल जाएगी यहाँ पर, कि जितना फोर्स है अपॉन में Q नॉट। ये आपने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सिंपल बात है कि जितना उस पॉइंट पर फोर्स आ रहा है, किस चार्ज के कारण, जो भी आप चार्ज ला रहे हैं उसको। जैसे मेरे को यहाँ पर पॉइंट पर चार्ज निकालना है यार, यहाँ पर क्या निकालना है मेरे को, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर फोर्स चाहते हो, तो फोर्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और कौन सा चार्ज आप यहाँ पर लेके आए हो। ओके। तो फोर्स आपका क्या रहेगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सा आप चार्ज लेकर आ रहे हो। ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी रहेगी, जो आपके पास सोर्स चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी जगह पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकाल सकते हो कि मेरे को इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे, कोई सा भी आप चार्ज लाओगे, जैसे मैंने क्यू नॉट चार्ज लाया, तो इस क्यू नॉट चार्ज को आप क्या बोलोगे, जितना फोर्स लग रहा है इस पर, वही आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है उस चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज आपको क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो आगे हम क्या बोल सकते हैं इसको, फोर्स पर यूनिट चार्ज को आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो। ओके। तो मैंने क्या बोल दिया कि हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके। अब मेरे को पता है कि फोर्स, ये हमारे पास Q1 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, Q2, ये हमारे पास क्या हो गया, Q1, और ये हमारे पास क्या हो गया, Q2। इनका डिस्टेंस कितना आएगा, R। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स को हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, F इक्वल में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो F इक्वल में K, Q1 आपके पास है Q और Q2 आपके पास है Q नॉट अपॉन में R आपका पास डिस्टेंस है, तो R स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको हम कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ओके। तो क्या लिख सकते हैं हम आगे कि पुट द इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या जाएगा, E इक्वल में F अपॉन में Q नॉट। ओके। तो आगे क्या हो जाएगा, F हमने कितना निकाला, K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पर डिवाइड में कितना आएगा, Q नॉट, ठीक है। तो Q नॉट से Q नॉट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये दिख रहा है। तो आपने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ओके। तो जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, कौन से मीडियम में रख रहे हो वो, कि आपके पास क्या हो जाएगा, मीडियम, कौन से चार्ज, मतलब जो भी चार्ज लोगे वो चार्ज रहेगा आपके पास, और आपके पास डिस्टेंस आर। मतलब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये चार्ज है सोर्स क्यू, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर मेरे को चार्ज निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा, तो आपके पास के जो चार्ज है वो क्यू अपॉन में जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मतलब के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कहीं पर भी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो किसी भी चार्ज के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, किसी भी जगह पर आपको निकालना है तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये स्ट्रेंथ को बताएगा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर। अगर ये निकालना है आपको, तो क्या निकालोगे, इक्वल में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। ओके। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इसका क्या लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखो कि सबसे पहले हमारे पास क्या लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डजंट डिपेंड अपॉन द चार्ज q नॉट एट द रेशियो f अपॉन q नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द q नॉट। समझो इसको। सबसे पहले कि आपके पास क्या है, कि मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, कि आपके पास एक चार्ज है q और एक आपके पास चार्ज है q नॉट, और इन दोनों के बीच में अपन ने निकाला था कि अगर मेरे को किसी पॉइंट पर, यानी कि हमने बोल दिया p पॉइंट पर हमने q नॉट चार्ज को रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो क्या निकाला था हमने, k
क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यही हमारे पास फॉर्मूला था, इक्वल में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। पर इस वाले फॉर्मूले में कहीं पर आपको क्यू नॉट दिख रहा है क्या? क्यू नॉट तो है ही नहीं है, क्योंकि क्यू नॉट तो आपने कैंसिल आउट कर दिया था वहां से। तो जब आपके पास क्यू नॉट है ही नहीं है, तो ये आपके पास कैसा रहेगा? क्यू नॉट से कैसा रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो जो भी आप चार्ज लगाकर वहां पर रखते हो, उससे वो इंडिपेंडेंट रहता है, क्योंकि जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, वो आपके पास सोर्स चार्ज के कारण ही रहती है। मतलब जो सोर्स चार्ज है आपके पास, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, उसी पर वो डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा? आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये समझ में आ गया ना क्या बोला है इसमें, कि जो भी आपके पास चार्ज आप उठाकर लाती है, क्यू नॉट चार्ज जो हम निकाल कर लाए थे वहां से, एक जगह से उठाकर लाए थे, तो वहां पर क्या हुआ था कि जो चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, वो उससे इंडिपेंडेंट है। इसको हमने कैसे देखा था कि मेरे पास ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये क्यू था, और यहाँ पर क्या लाए थे अपन? क्यू नॉट लाए थे कि नहीं लाए थे? ओके, तो ये क्या बोल रहा था, ये क्यू नॉट से इंडिपेंडेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आप फॉर्मूला क्या लिखते हो? एफ इक्वल में क्यू नॉट ई। ओके, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड, आप फोर्स कैसे लिखते हो? फोर्स आप लिखते हो कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और Q नॉट, आप Q2 आपके पास क्या होता है? Q नॉट होता है, और Q1 क्या होता है? आपके पास Q होता है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स है, तो फोर्स के इक्वल में हम लिख सकते हैं। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाता है, तो E का आपका फॉर्म क्या बन जाता है? E का फॉर्म बनता है कि Q अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपल है कि इस वाले फॉर्मूले जब Q नॉट है ही नहीं है, तो Q नॉट से कैसे होगा? इंडिपेंडेंट होगा। ओके, नेक्स्ट, for a positive point charge electric field is डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। समझो, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो अगर मैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखूंगा, तो वो कैसे रहेगी? हमेशा परपेंडिकुलर कैसी रहेगी, या फिर आप ये बोल सकते हो डायरेक्टेड आउटवर्ड रहेगी। कैसे रहेगी? हमेशा बाहर की तरफ आपको मिलेगी, इस टाइप से। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। ठीक है, इसी टाइप में आपके पास नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज में आपके पास क्या होगा? अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, तो उसकी तरफ आएगी, इनवर्ड हमेशा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द इक्वल एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज क्यू। समझो, अगर मेरे पास चार्ज क्यू है, ये हमारे पास चार्ज क्या है? क्यू है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखता हूँ, इस डिस्टेंस पर, मतलब 2 सेंटीमीटर पर अगर मैं देखूंगा, तो उतना ही रहेगा। यहाँ से अगर 2 सेंटीमीटर पर देखूंगा, तो भी उतना ही रहेगा। मतलब अगर आप सेम डिस्टेंस पर देखते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर अलग है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर अलग है। जितनी 2 सेंटीमीटर पर रहेगी, वो सेम ही रहेगी। ओके, तो पहला आपका क्या रहता है कि जो भी आप टेस्ट चार्ज लाओगे, वो उससे इंडिपेंडेंट रहता है। सेकंड हमारे पास क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे कैसा रहेगा? डायरेक्टली आउटवर्ड रहेगा। थर्ड आपके पास क्या है? नेगेटिव है, तो इनवर्ड रहेगा। फोर्थ आपके पास क्या है कि इक्वल डिस्टेंस पर वो इक्वल रहता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी रहेगी, वो मैग्नीट्यूड जितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, वो इक्वल रहता है इक्वल डिस्टेंस पर। ओके, तो ये हमने क्या किया? प्रॉपर्टीज पढ़ ली है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे सवाल देखते हैं हम। देखो क्या है हमारे पास की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं। एक बार और देखते हैं हम उसमें क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या है कि हमेशा अभी हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, और नेगेटिव नेगेटिव जो आपके पास चार्ज रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब एंड होंगे। ये आपके पास क्या रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ कंडक्टर। जो भी आपके पास कंडक्टर रहेगा, मतलब जो भी आपके पास पॉइंट रहेगा, मतलब ऐसे ही आपके पास कंडक्टर है, तो इसमें हमेशा कैसा रहेगा? आउटवर्ड रहेगा, परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। तो वो हमेशा क्लोज लूप नहीं बनाती है। ओके, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में जाती है। इस टाइप से हमारा क्या हो गया? ये पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट लेता हूँ, तो वो हमको क्या बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखता हूँ, तो इस पॉइंट पर मैं क्या करूंगा? टेंजेंट खींच दूंगा, तो वो आपको क्या बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बताएगी। ओके, नेक्स्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो वो हमेशा अब देखो, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे एक लाइन हमारी ये जा रही है, एक लाइन हमारी क्या जा रही है? एक लाइन ये जा रही है, तो अब यहाँ पर दो इंटरसेक्ट हो जाएंगे, दो हमको डायरेक्शन मिलेंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो क्या होता है कि वो हमेशा कभी भी क्या नहीं कर सकती? इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो आपको दो टेंजेंट मिलेंगे, जो कि पॉसिबल होता नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेसिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम पढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ओके।